Good morning students. Today we will start new chapter of science. The chapter number is third and our name of chapter is atoms and molecules. This chapter belong to the chemistry. तो अपने पहले केमिस्ट्री का चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. एटम्स आपको मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, बहुत बार मतलब इसी चैप्टर के अंदर. पहले तो आप लोगों को वैसे 7th 8th के अंदर भी आ जाता है. किसी भी एलिमेंट का मतलब जिसके अंदर एक ही तरह के वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. तो किसी भी एलिमेंट्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एटम के नाम से जानते हैं. जैसे कि हम अपने गोल्ड का एक छोटा सा टुकड़ा है उसको अपने तोड़ते जाते हैं तो लास्ट में बिल्कुल जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल बचता है वो क्या होता है? एटम होता है. और एलिमेंट का मतलब जैसे गोल्ड है ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एक एलिमेंट है. क्योंकि अपने गोल्ड में देखते हैं प्योर गोल्ड है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उसके पार्टिकल्स होते हैं, गोल्ड के पार्टिकल्स होते हैं. तो यानी किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसको अपने क्या बोलते हैं? एटम के नाम से जानते हैं. एटम को ना तो अपने क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. अब इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो है दो लॉ. तीन लॉ है. वैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और एक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लेकिन अपने सिलेबस के अंदर दो ही लॉ है. पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को कंजर्व करना, संरक्षित रखना. जो चीज ना तो क्रिएट की जा सकती है ना जो चीज डिस्ट्रॉय की जा सकती है उसको अपने क्या बोलते हैं कि वो चीज कैसी है? कंजर्व है. तो यानी मास को ना तो अपने क्रिएट कर सकते हैं ना ही मास को अपने क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. मास हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है. तो यानी अब मास को कैसे मतलब अपने क्रिएट नहीं कर सकते या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. तो उससे पहले अपने को जैसे जानना है. जैसे अपने लिखते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन. कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कार्बन को लिखते हैं C से, ऑक्सीजन को लिखते हैं O से. मतलब गैसेस को हमेशा अपने डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में लिखते हैं O2, H2, N2, Cl2. तो C प्लस O2 अपने पास क्या बन जाती है? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है. जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उनको अपने बोलते हैं रिएक्टेंट्स. क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स. और जो बनते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स. यानी यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट है. और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? प्रोडक्ट है. तो यानी वो जब जो the substance which take part in a chemical reaction are known as reactant. The substance that are produced in a chemical reaction are known as product. देखो वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है. अगर अपने कार्बन को अपने बर्न करते हैं, कार्बन यानी कोयले को अगर अपने बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बन जाता है? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बन जाती है. तो वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के अंदर अपने को बताया कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई. कोयले को अगर अपने बर्न किया तो पीछे क्या बच जाती है? राख बच जाती है, ऐश बच जाती है. तो अपने राख से वापस से कोयला ऑब्टेन करना बड़ा पॉसिबल ही नहीं है. क्योंकि केमिकल जो रिएक्शंस होती है उसके अंदर केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, नए सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ बन जाते हैं. तो जब अपने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो क्या बन जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बन जाती है. तो वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के अंदर जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ने पार्टिसिपेट किया तो इनको अपने बोलते हैं रिएक्टेंट. और जो प्रोड्यूस होते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स के नाम से जानते हैं. तो अपने बात कर रहे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कार्बन का मास होता है 12, एटम है 1. ऑक्सीजन का मास होता है 16, एटम है 2. 12 प्लस 32 यानी जो रिएक्टेंट है उसका मास है अभी अपने ग्राम में ले रहे हैं 44 ग्राम. वैसे इसका मास ग्राम में नाम पर ये क्या होता है? U का मतलब होता है AM लिखते थे पहले जिसका मतलब होता था एटॉमिक मास यूनिट यानी एटम का मास. लेकिन आप इसको सिर्फ अपने किससे लिखते हैं? U से लिखते हैं. अगर यहाँ पर हम लिखते हैं तो कार्बन का मास है 12, एटम है 1, ऑक्सीजन का मास है 16, एटम है 2. तो 12 प्लस 32 यानी कितना हो गया? 44 U. यानी ये यहाँ पर अगर मास क्रिएट हो जाता तो प्रोडक्ट का मास क्या हो जाता? बढ़ जाता 44 से. और अगर मास कम हो जाता तो 44 से क्या हो जाता? डिस्ट्रॉय हो जाता. तो मास क्या हो जाता? कम हो जाता. लेकिन अपने देखते हैं कि जब भी अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास है हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द टोटल मास ऑफ product is always equal to the total mass of reactant
देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। यानी क्या है कि जो टोटल मास है प्रोडक्ट का, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के हमेशा इक्वल होता है। केमिकल रिएक्शन हो जाती है, उसके बाद भी क्या होता है कि मास है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का हमेशहमेशा क्या होता है, सेम रहता है। इसको अपने क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से जानते हैं। एक एग्जांपल नोट कर देती हूँ मैं इसका आपको। जैसे अपने कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है CaCO3। इस चैप्टर में आपको लिखना रहेगा कि किस तरह से फॉर्मूले लिखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को अपने हीट करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैल्शियम का मास होता है 40 एटम है 1, कार्बन का मास होता है 12 एटम है 1, ऑक्सीजन का मास होता है 16 एटम है 3। तो 40 प्लस 12 प्लस 48, 52 प्लस 48 यानी कितना हो गया, 100 हो गया। अगर अपने इसका देखते हैं, प्रोडक्ट का देखते हैं, कैल्शियम मास है 40 एटम है 1, ऑक्सीजन का मास है 16 एटम है 1, कार्बन का मास है 12 एटम है 1, ऑक्सीजन का मास है 16 एटम है 2। तो 40 प्लस 16 और ये क्या हो गया 12 प्लस 32, तो 56 प्लस 44 यानी इसका मास कितना हो गया, 100 हो गया। तो मैंने यही तो बोला है कि टोटल मास है प्रोडक्ट का हमेशा क्या रहता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल रहता है। देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जाए तो यूनियन की प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मास है अलग अलग हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब आप लोगों से क्या हुई है, कोई भी मिस्टेक हुई है, क्योंकि टोटल मास है प्रोडक्ट का हमेशा क्या होता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल ही रहता है। ये तो था अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब अपने नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं। नेक्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन आप लोग जानते हो, रेशो। इसको थोड़ा सा समझो, मैं लिख रही हूँ, इन ए केमिकल कंपाउंड same elements always in a chemical compound, same element always joined in same proportion by mass। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी केमिकल कंपाउंड होता है उसके अंदर हमेशा सेम एलिमेंट है, सेम प्रोपोर्शन बाय मास के अंदर जुड़ते हैं। कोई भी केमिकल कंपाउंड आपको पहले बताया था, जैसे वाटर कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा जुड़ते हैं। हाइड्रोजन के नंबर 2 होते हैं, ऑक्सीजन का नंबर 1 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, कार्बन का नंबर 1 होता है, ऑक्सीजन का नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि इन ए केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट्स combined in same proportion by the same elements combined in same proportion by mass। हमेशा क्या होते हैं, सेम एलिमेंट्स हैं, सेम proportion by mass। अब मास में भी कैसे, जैसे अपने को ये तो पता है कि वाटर का फॉर्मूला है तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन क्या होता है, एक एटम होता है। लेकिन अब इसका मास का क्या मतलब है, मास का मतलब है कि H2O, यानी हाइड्रोजन का मास होता है 1 एटम है 2, ऑक्सीजन का मास होता है 16 एटम है 1। इन दोनों का सेम एलिमेंट ऑलवेज ज्वाइन इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास। तो अपने इन दोनों के मास का क्या करते हैं, रेशो लेते हैं, तो 2:16 यानी क्या हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। तो यानी जब भी अपने मतलब वाटर का लेते हैं तो वाटर के अंदर 1 पार्ट किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है, और 8 पार्ट किसके होते हैं, हमेशा ऑक्सीजन के होते हैं। इसके अंदर इसको ऐसे समझो, जैसे अगर मान लो हमने 100 ग्राम वाटर ले लिया, कहीं से भी लो, किसी भी सोर्स से ले लो, रेन से, रिवर से, लेक से, पोल से, कहीं से भी अपने 100 ग्राम वाटर लेते हैं तो उसके अंदर 1 पार्ट है, वो किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। 1 पार्ट का मतलब जैसे 1 पार्ट है, टोटल कितने हैं, 1 + 8 9, और अपने पास वाटर कितना है 100 ग्राम, तो हाइड्रोजन का पार्ट कितना हुआ 1/9 × 100, तो यानी कितना हो गया 100/9, तो ये आ गया 11.1111 ग्राम। और अगर अपने ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का पार्ट है 8, टोटल है 9 × 100, तो कितना हो जाएगा 100/9, यानी इसको करेंगे तो 88.8888 इस तरह से आता रहेगा। तो अपने इसको क्या लिख देते हैं 88.89, और आपको पता है कि 11.1111 और 88.89 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यानी जब भी अपने कोई भी मतलब कंपाउंड होता है उसके अंदर सेम एलिमेंट क्या होते हैं, सेम प्रोपोर्शन बाय मास के अंदर
जुड़ते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, जैसे ये अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, कार्बन का मास होता है 12, एटम है 1, रेशियो फिर लेते हैं ऑक्सीजन के मास का 16:2, तो 12 रेशियो 32, 3 रेशियो 8। यानी अगर अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसके अंदर 3 पार्ट क्या होगा, कार्बन का होगा, और 8 पार्ट क्या होगा, ऑक्सीजन का होगा। यानी यहाँ पर अगर अपने आपके पास 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो कार्बन का पार्ट कितना है, 3, टोटल कितना है 11। इन दोनों को हमेशा प्लस कर देते हैं, इनटू में कितना अपने पास ले लिया, जैसे मैंने क्या ले लिया 100 ले लिया, तो 300/11। इसको सॉल्व करेंगे, ऑक्सीजन का करेंगे, ऑक्सीजन का कितना है 8/11 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 800/11 हो गया। और फिर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 11 300 हो जाएंगे, तो 11 2 22, 8 11 3 33 4 44, 11 7 77, 3 फिर 11 2 22, 8 फिर 11 7 27.27 आ गया। और अगर इसका करते हैं 11 को 800 से 11 7 77, 3 11 2 22, 8 11 7 77, तो इस तरह से 72.772 आ गया, यानी 27.27/72, यानी कितना आ जाएगा 99.99। 27 है तो इसको मैं लगभग क्या ले लेते हैं 28 के करीब ले लेते हैं। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि एक केमिकल कंपाउंड के अंदर हमेशा सेम एलिमेंट है, सेम प्रोपोर्शन बाय मास के अंदर जुड़ते हैं। जैसे कि अपने पास क्वेश्चन आ गया कि 3 ग्राम कार्बन है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और क्या बनाता है 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो अपने पास क्वेश्चन आ गया कि 3 ग्राम कार्बन है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, अपने को पता है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और 11 ग्राम क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। और अगर अपने पास 3 ग्राम कार्बन है उसको अगर अपने 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना, तब भी आपने ये लिखना है कि 3 ग्राम कार्बन है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो वो क्या करता है हमेशा 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनाता है। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितना मास लिया है, बाकी जैसे 8 ग्राम ऑक्सीजन यूज होगी यानी बाकी कितनी बच गई 42 ग्राम बच गई, वो सारी की सारी क्या रह जाती है अनरिएक्टिव रह जाती है। तो यानी हमेशा जो फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास है यानी 3 ग्राम कार्बन है वो हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्या होगी ज्वाइन होगी, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी बच जाएगी, वो है कभी भी रिएक्ट है वो नहीं करेगी। तो यानी जो 42 ग्राम ऑक्सीजन है वो कैसी रह जाएगी अनरिएक्टिव रह जाएगी। अब फ्रेंड्स अब अपनी है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने क्या बोला था, सुन लो सिर्फ इसको सुनना है। इसके अंदर से कोई भी आप 5 पोस्टुलेट्स याद कर सकते हो। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है जो इसने लाइंस बताई थी। पहले इसने क्या कहा था कि एटम्स को ना तो अपने क्रिएट कर सकते हैं, पहले ये बोला था कि जितने भी मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको अपने क्या बोलते हैं एटम्स बोलते हैं। एटम्स को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, एटम को ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना एटम को क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा इसने क्या कहा था कि एटम है एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं, जितने तरह के एलिमेंट्स होते हैं उतनी तरह के एटम्स होते हैं। यानी 118 तरह के एलिमेंट्स हैं तो 118 तरह के क्या एटम्स हैं। जैसे ऑक्सीजन का एटम अलग है, हाइड्रोजन का अलग है, गोल्ड का अलग है, सिल्वर का अलग है, प्लैटिनम का अलग है। तो इसने क्या कहा था कि जितनी तरह के एलिमेंट्स होते हैं उतनी तरह के क्या होते हैं एटम्स होते हैं। फिर इसने क्या कहा था कि जब मतलब एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उनकी मास और प्रॉपर्टीज क्या होती है हमेशा सेम होती है। देखो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर भी ऑक्सीजन का मास कितना लिया था 16 लिया था, चाहे वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा था, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ रहा था, तो भी मैंने क्या किया था ऑक्सीजन का मास क्या लिया था 16 ही लिया था। तो एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उनकी मास और प्रॉपर्टीज क्या होती है सेम होती है। अलग अलग एलिमेंट के एटम्स के मास और प्रॉपर्टीज क्या होती है अलग अलग होती है। जैसे हाइड्रोजन का मास 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, कार्बन का 12 है, कैल्शियम का मैंने 40 लिया था। तो यानी अलग अलग एलिमेंट्स का मास और प्रॉपर्टीज भी क्या होते हैं अलग अलग होती है। उसके बाद इसने ये कहा था कि मतलब जब भी एटम्स हैं कंबाइन होते हैं, जैसे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए तो इसमें क्या बना दिया वाटर बना दिया, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए तो इसमें क्या बना दिया
बना ली। इसने क्या कहा था कि जब भी एलिमेंट्स हैं कंबाइन होते हैं, जब एक फिक्स नंबर के अंदर कंबाइन होते हैं वो क्या बनाते हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में जुड़कर क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जैसे शुगर का फॉर्मूला C12H22O11, ग्लूकोज का C6H12O6, इसके अंदर 3 हो गए, इनमें 2 है। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से आपस में जुड़ते हैं फिक्स नंबर के अंदर तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। कंपाउंड के अंदर नंबर और काइंड ऑफ एटम हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। नंबर का मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बने का फॉर्मूला है तो उसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों होंगे, कार्बन एक ही होगा और ऑक्सीजन क्या होगा, 2 ही होगा। अब आपकी मर्जी नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आप CaO2 लिखो या कुछ C6O4 लिख दो, इस तरह से कुछ भी लिख सकते। हमेशा क्या होता है कि जो एक ही कंपाउंड होता है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो भी हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनके जुड़ने का रेशियो भी हमेशा क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद जब भी एलिमेंट्स जुड़ते हैं, कंपाउंड बनाते हैं तो हमेशा होल नंबर में जुड़ते हैं। होल नंबर का मतलब पूरा नंबर होता है, कभी भी हाफ, 1/4 आपने देखा है कि H हाफ या O 1/4 या 3/4 ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा क्या होता है कि जब भी एटम्स हैं कंबाइन होते हैं तो हमेशा क्या होते हैं कि होल नंबर के अंदर ही क्या होते हैं, हमेशा जुड़ते हैं। और उनका जुड़ने का जो होल नंबर है वो भी हमेशा क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से ही क्या करते हैं, वो जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो डाल्टन ने बहुत सारी बातें बताई थी कि जितने भी एटम, मतलब बताया था कि जितने भी मैटर स्मॉल पार्टिकल एटम से मिलकर बने होते हैं, एटम को क्रिएट, डिस्ट्रॉय, डिवाइड नहीं कर सकते। एक ही एलिमेंट, जितने एलिमेंट्स हैं उतनी तरह के एटम्स हैं, एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, उनकी मास और प्रॉपर्टी सेम होती है। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स की मास और प्रॉपर्टीज क्या होती है, अलग अलग होती है। एटम्स फिक्स नंबर के अंदर जुड़कर कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड के अंदर नंबर और काइंड ऑफ एटम हमेशा सेम रहते हैं। एटम्स हमेशा क्या होते हैं, होल नंबर में जुड़ते हैं। और एक एटम है जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़कर वाटर बना लेता है। यही ऑक्सीजन है, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जुड़कर शुगर बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है। यानी एक ही एटम है वो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ जुड़कर अलग अलग तरह के क्या कर सकता है, कंपाउंड है वो बना सकता है। इस तरह से क्या होता है, ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है। लेकिन डाल्टन क्या हो गया था, फेल हो गया था। इसका रीजन 3 है, अभी समझ लो, लेकिन आपको ये नेक्स्ट चैप्टर में समझ आएगा। इसने क्या कहा था कि एटम को अपने डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अब एटम है इसको डिवाइड कर सकते हैं। एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी एटम 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। फिर दूसरा इसने क्या कहा था कि एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं उनकी मास और प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। लेकिन अगला चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे आप ये पढ़ोगे कि एक ही एलिमेंट का मास और प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, थोड़ी थोड़ी अलग भी हो सकती है। फिर इसने क्या कहा था कि अलग अलग एलिमेंट्स की मास और प्रॉपर्टीज क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन अपने पढ़ेंगे कि अलग अलग एलिमेंट्स का मास और प्रॉपर्टीज भी क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। तो इस तरह से ये तो था डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। फिर डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को कैसे प्रूव करते हैं, यानी कौन सी पोस्टुलेट्स हैं वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को प्रूव करते हैं। इसने क्या कहा था, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन ए कंपाउंड इज फिक्स्ड। इसने क्या कहा था कि नंबर और काइंड है एक कंपाउंड के अंदर क्या होता है, फिक्स है। तो इससे हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रूव होता है। क्योंकि अगर H2O है, वाटर का फॉर्मूला H2O नहीं होता, अगर ये हो जाता H4O तो क्या O2 हो जाता, तो क्या होता, इसका मास होता है हाइड्रोजन का 1:4, ऑक्सीजन का मास होता है 16:2, तो क्या होता है 4:32, तो 1:, सॉरी ये तो सिंपल बैठ गया। अगर मान लो O3 हो जाता, ये हो जाता 48 हो जाता, 3 क्या जाता 1:12, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यानी कौन सा पोस्टुलेट है जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को प्रूव करता है, वो है नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन ए कंपाउंड इज फिक्स्ड। और दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कौन सा प्रूव करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कौन सा प्रूव करता है। इसने क्या कहा था कि एटम को ना तो अपने क्रिएट कर सकते हैं ना एटम को डिवाइड डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर अपने एटम को क्रिएट कर सकते तो प्रोडक्ट का मास बढ़ जाता, अगर अपने एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते तो प्रोडक्ट का मास क्या हो जाता, कम हो जाता। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कौन प्रूव करता है कि एटम को ना तो अपने क्रिएट कर सकते हैं ना ही अपने क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।